हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो हम वन बाय वन आज जितने भी मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द फर्स्ट मेथड इज़ लेक्चर मेथड। देखिए, ये जो लेक्चर मेथड है ये प्लेटो ने दिया था। इसमें क्या है कि टीचर क्लास के अंदर आता है, टीचर लेक्चर देना स्टार्ट करता है एंड जो स्टूडेंट्स है वो चुपचाप टीचर के लेक्चर को सुनते हैं। तो ये एक तरीके से डोमिनेटिंग टीचर सेंटर्ड मेथड है कि टीचर आया, उसने लेक्चर देना स्टार्ट किया एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग हिम पैसिवली। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, चोक एंड टॉक मेथड भी इसको कहा जाता है। वन वे कम्युनिकेशन इसके अंदर होती है क्योंकि टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट्स तो चुपचाप सुनते हैं, तो वन वे कम्युनिकेशन इसमें होती है। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है। टीचर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट है जबकि जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव लिसनर्स हैं। ये फॉर्मल है, नरेटिव इन नेचर है, यूजफुल फॉर हायर क्लासेस वेयर सिलेबस इज़ वास्ट। जो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, हायर क्लासेस के लिए ये यूज़फुल है जहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। ये इकोनॉमिकल है, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही मतलब खर्चा इसमें नहीं आता है, सस्ता है। दैट्स वाई इट इज़ इकोनॉमिकल। यूज़फुल फॉर इम्पार्टिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, यूज़फुल है। डज नॉट अलाउ इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग। जो इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग है, यानी सभी बच्चों की जो लर्निंग स्पीड है वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे को एक ही बार समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता है, वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम लगता है समझने में, उनको 2-3 बार समझाना पड़ता है एग्जाम्पल्स के साथ, तो उनको तब जाके कोई चीज़ समझ में आती है। तो इसमें इंडिविजुअल पेस ऑफ लर्निंग को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ये आपका लेक्चर मेथड होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, सेकंड है आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम आगमन विधि भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें टीचर जो है वो क्लास में आता है एंड पहले आपको एग्जाम्पल बताएगा, उसके बाद आपको उसका जो रूल है, जो थ्योरी है, वो उसके बाद बताएगा। जैसे कि टीचर क्लास में आया, उसने पहले आपको जो है एग्जाम्पल्स दिए, लाइक उसने आपसे नाम पूछा, कुछ बच्चों के नाम पूछे, कहा कि आपके फ्रेंड का नाम क्या है, अपनी सिटी का नाम बताइए, अपने किसी रिलेटिव का नाम बताइए, नदियों का नाम बताइए। ऐसे टीचर क्या करेगा, अलग अलग जो है आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा। उसके बाद टीचर बताएगा कि देखो बच्चों, ये जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद उसकी परिभाषा बताएगा, उसके बाद उसके डेफिनेशन बताएगा। पहले आते ही टीचर एग्जाम्पल देगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा, स्टूडेंट को वो जो टॉपिक पढ़ाने वाला है उससे थोड़ा सा जो है फेमिलियराइज करेगा। देन उसके बाद उसका जो रूल है, जो थ्योरी है, वो टीचर जो है बताता है। यानी ये जो है एक तरीके से इसमें टीचर प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करता है, बच्चों की जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं वहाँ से बच्चों को अननोन की तरफ लेके जाता है, नोन टू अननोन। तो वही इसमें लिखा हुआ है, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ, पर्टिकुलर टू जनरल, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है एक तरीके से ये मेथड जाता है। इसे बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं, बिगिनर्स है, प्राइमरी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सूटेबल है। साइंटिफिक मेथड है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, आप जो है अनेकों दिशाओं में सोच सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है इसमें होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम तो लगता है इसमें एंड सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, सभी टाइप के टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं है मेथड। लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर होती है, इंडक्टिव मेथड के अंदर। इसका मैं आपको एक अलग से एग्जांपल दूँ तो जैसे आपने न्यूटन के बारे में सुना होगा कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एप्पल उनके सिर पे गिरा ऊपर से, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की, देन उन्होंने जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दे दिया। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने एक जो नोन था उनके लिए कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, या जो उनके जो आसपास एग्जाम्पल थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, खुद धक्के खाए, एक्सप्लोर किया, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद उन्होंने जो है एक थ्योरी दी, एक लॉ दिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, एक रूल बना दिया, उसको जनरलाइज कर दिया। तो ये आपका इंडक्टिव मेथड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है आपका डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या है,
इसको हम निगमन विधि बोलते हैं। ये जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव मेथड के। इंडक्टिव मेथड में जैसे हमने पढ़ा था कि इसमें एग्जाम्पल टू रूल टीचर जाएगा, इसमें क्या है कि जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ टीचर जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाएगा, जनरल टू पर्टिकुलर जाएगा, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल जाएगा। इसे टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। उसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते थे इंडक्टिव मेथड को, इसे हम टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो फॉर्मूलाज है, रूल है, लॉ, प्रिंसिपल्स है, वो डायरेक्टली टीचर बता देता है कि यानी टीचर आया क्लास में, टीचर ने आते ही ब्लैक बोर्ड पे संज्ञा की परिभाषा लिख दी, नाउन की डेफिनेशन लिख दी, यानी पहले ही आते ही टीचर ने जो लॉ है, जो रूल है, वो बता दिया बच्चों को। उसके बाद टीचर उसके एग्जाम्पल्स देगा, उसके बाद जो है टीचर उसको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएगा। तो ये आपका डिडक्टिव मेथड है। ये जो है हायर क्लासेस में इसका यूज़ किया जाता है, बड़ी क्लासेस में। एंड वेरिफिकेशन का मेथड भी इसको बोलते हैं, मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। सूटेबल है, सभी टॉपिक्स के लिए सूटेबल है एंड ज़्यादा रिलायबल है। कन्वर्जेंट थिंकिंग को ये प्रमोट करता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? अभिसारी चिंतन, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग दिशाओं मतलब एक ही दिशा में सोच पाएंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग के जस्ट अपोजिट है कन्वर्जेंट थिंकिंग। जैसे आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, वहीं जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो इंटेलिजेंसी से रिलेटेड होती है। तो जो आप इसके अंदर ये इसको प्रमोट करता है। एंड इसमें टीचर क्या करेगा? हमने देखा स्टार्टिंग में आते ही टीचर जो है रूल बताएगा। जैसे मैथ्स टीचर पढ़ा गए तो आते ही टीचर a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला टीचर ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे, फॉर्मूला बता दिया। उसके बाद टीचर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएगा बच्चों से, एग्जांपल्स बताएगा इसके। तो ये आपका जो है डिडक्टिव मेथड होता है। यानी कि जो इंडक्टिव है उसमें क्या हुआ एक तरीके से कि जो रूल्स है वो बने, थ्योरी बनी नोन से अननोन की तरफ जाके। वहीं डिडक्टिव में क्या है? डायरेक्ट जो थ्योरी बनी हुई है, जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके बेस पे आगे बढ़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। इसमें क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के अंदर? ये लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। मोस्टली साइंस में एंड मैथमेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इफ़ेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, इन सबको एक्सप्लेन करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू गिव डेमोज और टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट। इसमें टीचर क्या करता है? टीचर आता है एंड डेमो दे के बच्चों को समझाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके टीचर समझाता है, प्रदर्शन करके समझाता है। एंड बच्चे क्या करते हैं? उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इंगेज होते हैं सभी बच्चे उस दौरान। एंड अच्छे से बच्चों को समझ में आती है वो चीज़, क्योंकि टीचर खुद उसको करके दिखा गया है। टीचर जब उसको खुद करके दिखाएगा, डेमो देगा, तो बच्चों को वो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ समझ में आने वाली है। तो इसमें क्या है? टीचिंग विद द एड ऑफ विजुअल्स सच एज फ्लिप चार्ट्स, पोस्टर्स, पावर पॉइंट एटसेट्रा। ये सब टीचर इन सब की जो है इन सभी एड्स का यूज़ करता है। टू टर्म्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली विद डेमोन्स्ट्रेशन, मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इन दो वर्ड्स का जो है यूज़ किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। कि मॉडलिंग जैसे मॉडल टीचर दिखा सकता है बच्चों को, एंड बच्चे क्या करेंगे? वो ऑब्जर्व करके सीखेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करेंगे। ओके उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड जो है वो दिया था जेरोम ब्रूनर ने, इसको दिया था। इसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे खुद ही क्या है, यहाँ एक तरीके से साइंटिस्ट है, बच्चे खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसके ऊपर बेस्ड है, यानी बच्चे खुद ही अपनी नॉलेज को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर केवल फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, स्टूडेंट खुद ही अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, खुद सर्च करके सीखते हैं।
ये हेल्प करता है एक साइंटिफिक एटीट्यूड लाने में, बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा इससे। जब बच्चे खुद से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, डिस्कवर करेंगे, तो उनकी एक साइंटिफिक एटीट्यूड उनके अंदर आएगा। इसमें एक्टिव लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके एग्जांपल है केस बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी, साइमुलेशन। तो ये सब जो है डिस्कवरी मेथड के एग्जांपल्स हैं, जिसमें कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है एंड बच्चे जो है वो क्या करते हैं, डिस्कवर करके सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड क्या है? प्लेवे मेथड जो है आपका दिया था फ्रोबेल एंड हेनरी कुक ने इसको दिया था। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्ले वे मेथड यानी कि खेल खेल में बच्चे जो है सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग होगी। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। लर्निंग टेक्स प्लेस नेचुरली थ्रू दिस, बच्चे मतलब नेचुरली ही इसमें सीखेंगे। खेल खेल में बच्चे इसको सीखते हैं। छोटी क्लासेस में इसका यूज़ होता है, प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए सूटेबल है ये। ज़्यादा इसमें फ्रीडम मिलती है एंड गिव्स प्लेजर, मतलब बच्चों को मज़ा आता है खेल खेल में सीखने में। तो लर्निंग जो है काफ़ी इंजॉयबल हो जाती है, इससे बहुत ईजी हो जाती है। एवरी चाइल्ड गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्लीट पार्टिसिपेशन। सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, सभी जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो सोशल एंड कोग्निटिव स्किल्स भी उनकी इससे डेवलप होती है। तो ये आपका प्लेवे मेथड था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये इज़ आउटकम ऑफ जॉन डेवीज फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपेरिमेंटलिज्म। प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक, अ फॉलोअर ऑफ जॉन डेवी, वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस मेथड। मतलब जो फादर है प्रोजेक्ट मेथड के, वो किलपैट्रिक को कहा जाता है, विलियम किलपैट्रिक को, जो कि जॉन डेवी जो थे ना, उन्हीं के एक फॉलोअर थे, उन्हीं के स्टूडेंट थे। इसमें क्या है प्रोजेक्ट मेथड में, ऑब्वियसली इसमें भी जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। लर्निंग बाय डूइंग बच्चे करते हैं, कर करके बच्चे सीखते हैं। इट इंक्लूड्स पर्पसफुल एंड रियलिस्टिक एक्टिविटी दैट प्रमोट लर्निंग। इसके अंदर पर्पसफुल एंड रियलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती है जो कि लर्निंग को प्रमोट करती है। लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकली अप्लाई करके बच्चे सीखते हैं। यूजेस रियल वर्ल्ड टॉपिक्स टू एंगेज स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटेट लर्निंग अबाउट कॉन्सेप्ट एंड न्यू आइडियाज़। तो इसमें जो रियल वर्ल्ड टॉपिक्स है उनको जो है लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है काल्पनिक उठा लेंगे, नहीं, जो एक्चुअल में जो रियलिटी है उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको यहाँ पे लिया जाता है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आइडियाज़ को, उन प्रॉब्लम्स को यहाँ लिया जाता है, उनको जो है सॉल्व किया जाता है। चिल्ड्रन सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज और वीक्स। कुछ दिन लग सकते हैं बच्चों को, कुछ हफ्ते लग सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल बिल्डिंग अ रॉकेट, डिज़ाइनिंग अ प्लेग्राउंड और पब्लिशिंग क्लास न्यूज़पेपर। इसका एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, देखिए कि मान लीजिए टीचर ने जो है बच्चों को प्रोजेक्ट दिया है कि आपको 100 ट्रीज़ लगाने हैं, तो बच्चों को 100 ट्रीज़ प्लांट करने हैं, तो ये उनको प्रोजेक्ट मिला है। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, कर करके सीखेंगे। बच्चे खुद जो है प्रैक्टिकली बच्चे जो है ट्रीज़ को लगाएंगे। बच्चों को इससे इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि कितने इम्पोर्टेंट है, जो ट्रीज़ है वो कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चे जो है काफ़ी कुछ सीखेंगे इससे। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है आपका। इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है बच्चों को। उसके बाद बच्चे जो है प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं या टीचर चूज़ करता है उनके लिए क्या प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। देन जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है उसे इवेलुएट करते हैं एंड रिकॉर्ड करते हैं कि क्या क्या किया। This method is based on several principles like principle of activity, principle of utility, principle of purpose and principle of freedom। इन कुछ principles पे ये based है कि बच्चे जो है activity करके सीखेंगे। एक activity ही तो मिले ना बच्चों को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ट्रीज़ लगाने हैं, बच्चों को ट्रीज़ प्लांट करने हैं, तो बच्चे जब पेड़ों को लगाएंगे, ट्रीज़ प्लांट करेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे। तो यूटिलिटी का प्रिंसिपल है इसमें कि उपयोगिता उनकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बच्चों में आएगी। एक पर्पस होता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता, एक पर्पस होता है इसमें एंड फ्रीडम मिलती है इसमें बच्चों को। वो जो है बच्चे आज़ाद होते हैं, कुछ भी उस टाइम पे वो अपने अकॉर्डिंग जो है डिसीज़न कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बच्चों को हमने जो है फ्री कर दिया है, फ्रीडम उनको दे दी है कि आपको जो है ये प्रोजेक्ट मिला है, आपको ये करना है। Project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding in a social environment
It means that it is the activity chosen from real situations and completed in a social setup. तो ये जो एक्टिविटी इसमें होती है वो रियल लाइफ सिचुएशन से ही हम जो है उसको सिलेक्ट करते हैं एंड सोशल सेटअप में ही इसको जो है कंप्लीट किया जाता है. आई होप आपको प्रोजेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका डाल्टन मेथड गिवन बाय हेलेन पार्कहर्स्ट. इस मेथड का जो सबसे पहले यूज़ है वो अमेरिका के डाल्टन सिटी में हुआ था, तो इसीलिए इसको डाल्टन मेथड भी बोलते हैं. पीपल वर्क एट देयर ओन पेस एंड रिसीव इंडिविजुअल हेल्प फ्रॉम द टीचर व्हेन नेसेसरी. तो इसमें जो बच्चे हैं यहाँ अपनी खुद की पेस के हिसाब से इंडिविजुअल जो पेस ऑफ लर्निंग है, उनकी जो खुद की स्पीड है लर्निंग की, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को जो है टाइम लगता है समझने में, तो बच्चे अपनी अपनी पेस के अकॉर्डिंग जो है इसमें सीखते हैं. एंड इंडिविजुअल हेल्प जो है वो टीचर से लेते हैं इंडिविजुअली कि टीचर उनको जो है एक तरीके से फैसिलिटेट टीचर करता है, उन्हें फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है. सबकी बच्चों की जो इंडिविजुअली नीड है उनके अकॉर्डिंग टीचर उनकी हेल्प करता है. बच्चों को लगता है कि उन्हें पूछना चाहिए टीचर से, तो दे टेक द हेल्प ऑफ देयर टीचर. स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो एक दूसरे की भी मदद करें. स्टूडेंट ड्रॉ अप टाइम टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनिशिंग द वर्क ऑन देयर सिलेबस. जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम टेबल्स बनाते हैं एंड वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनको काम मिला है, जो उनके सिलेबस में काम है उसके लिए, यानी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए आपको ये काम करना है, ये आपका जो है ये आपका वर्क है. तो देयर इज़ नो फॉर्मल क्लास इंस्ट्रक्शन. चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है ये. इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है. इंडिविजुअल डिफरेंस का इसमें ध्यान में रखा गया है कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं, सबकी जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग होता है, सबका पेस ऑफ लर्निंग सबकी अलग अलग होती है. किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो उसका इसमें ध्यान में रखा गया है. सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है कि बच्चे खुद सीखते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देता है स्टूडेंट को टू कंप्लीट देयर वर्क. तो ये आपका है डाल्टन मेथड. उसके बाद है आपका नेक्स्ट डिस्कशन मेथड. डिस्कशन मेथड क्या है? एक डेमोक्रेटिक मेथड है. सभी को जो है अपनी बात कहने का यहाँ हक होता है, सभी अपनी अपनी बातों को जो है रखते हैं. डिस्कशन मेथड तो इसमें क्या है कि टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह होता है. ड्यूरिंग डिस्कशन द टीचर स्पेंड सम टाइम लिसनिंग वाइल द लर्नर स्पेंड सम टाइम टॉकिंग. इट हेल्प्स टू फोस्टर लर्नर इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट दे आर लर्निंग. इट मे कंट्रीब्यूट टू डिजायर्ड एटीट्यूडिनल चेंजेस. तो इसमें क्या है कि टीचर कुछ टाइम लगाता है, पहले वो सुनता है स्टूडेंट्स जो है बताते हैं. डिस्कशन एक तरीके से इसमें होता है, सभी इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं. टीचर भी इसमें क्या करता है, एक तरीके से पार्टिसिपेट ही करता है. तो डिस्कशन मेथड में एक या तो पहले से सिलेक्टेड भी हो सकता है कोई टॉपिक की, किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, कि टीचर ने पहले वो टॉपिक पढ़ा दिया था, अब टीचर ने उसको डिस्कशन के लिए रखा है टॉपिक, ताकि बच्चों को ज़्यादा डीपली उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छे से वो समझ जाए उसके बारे में. तो इसमें जो है इस तरह से होता है. फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन क्या है? एक तो क्लासरूम डिस्कशन होती है एंड एक फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होती है. क्लासरूम डिस्कशन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है एंड जो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन है ये फॉर्मल होती है, यानी दोनों ही हो सकता है ये. जब फॉर्मल कब होगा? जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है ज़्यादा है तो हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अब आपके क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं. तो मान लीजिए आप 100 स्टूडेंट्स का डिस्कशन करवा गए हैं, तो उनका इनफॉर्मल तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें जो है नॉइज़ हो जाएगी, इनडिसिप्लिन हो सकती है. तो उसमें जो है टीचर जो है फॉर्मली ही उसको कंडक्ट कराएगा. लेकिन स्टूडेंट्स कम हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हैं क्लासरूम डिस्कशन है, तो वहाँ जो है इनफॉर्मल डिस्कशन होती है. ग्रुप डिस्कशन आपने पढ़ा होगा. इसमें क्या है, प्लान्ड भी हो सकती है, ये पहले से प्लान हो सकता है कोई टॉपिक किसके ऊपर डिस्कशन करनी है. पार्टली प्लान्ड भी हो सकती है, ये कुछ चीज़ें पहले से प्लान थी, कुछ चीज़ें जो है स्पॉन्टेनियसली ही हो गई है. एंड अनप्लान्ड भी हो सकती है कि बिल्कुल कुछ प्लान ही नहीं किया था, एकदम इमीडिएटली ऑन द स्पॉट टीचर ने जो है बच्चों को टॉपिक दिया एंड बच्चों को कहा कि आप इस पर डिस्कशन कीजिए. तो ऐसा भी हो सकता है.
इसके एडवांटेज क्या है कि इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग जो है डेवलप होती है बच्चों की, सेल्फ एक्सप्रेशन आता है बच्चों को करना, कि बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने जो ओपिनियंस है, अपने जो पॉइंट्स है वो रख सकते हैं। पीयर लर्निंग इसमें होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डोमिनेंस बाय वन पर्सन, मतलब ऐसा भी हो सकता है डिस्कशन के दौरान कि एक ही जो स्टूडेंट है वो ही डोमिनेट कर रहा है कंप्लीट डिस्कशन को, वही जो है आगे लेके जा रहा है, बाकी कुछ जो स्टूडेंट्स है, कुछ हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हो तो वो बोल ही नहीं रहे हैं या बहुत कम जो है अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। एंड चांसेस ऑफ डेविएशन फ्रॉम टॉपिक, ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपिक था एक्चुअल में जिसके ऊपर डिस्कशन करनी थी उसी से डेविएट हो गए, कहीं और ही निकल गए, किसी और ही टॉपिक पे अब डिस्कशन हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो डेविएशन भी आ सकता है जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया था उसमें। तो ये है आपका डिस्कशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसके जो फादर हैं वो प्राचीन काल के अकॉर्डिंग सोक्रेट्स है, लेकिन मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जॉन डेवी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के फादर है। इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, determining the root cause of the problem, decide the best course of action in order to solve the problem and then finally implementing it to solve the problem। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, तो उसको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का रूट कोज क्या है, कि क्यों है ये, वाई इज़ इट। उसके बाद उसका बेस्ट क्या हम एक्शन ले सकते हैं, कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, वो डिसाइड किया जाता है कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एंड उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यानी एक तरीके से इसमें जो प्रॉब्लम है उसी को सोल्व किया जाता है। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसीलिए बोलते हैं। तो आज हम ये 10 मेथड से करते हैं, बाकी के जो मेथड्स है वो हम अगली वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।